हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा। अब सेकंड लॉ को डिफाइन या इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इससे पहले आपने पढ़ा था मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम को मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम ऑफ ए body is the product of its mass and velocity। ये मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बॉडी का मास चेंज करोगे तो मोमेंटम चेंज होगा, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज करोगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। इन दो में से अगर कोई फैक्टर आप चेंज कर लोगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो उसके लिए आपको फोर्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहते हो, मास तो हम यूजुअली चेंज नहीं कर रहे हैं। मोमेंटम चेंज करने के लिए हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें यूजुअली फोर्स देना पड़ेगा। अगर हम किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहें तो मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करेंगे। मास भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो हमारे आम तौर पर जो चीजें होती हैं उनका मोमेंटम किससे चेंज होता है? वेलोसिटी से। अगर हम वेलोसिटी चेंज करेंगे तो मोमेंटम चेंज करेंगे। वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, फोर्स इज टू बी अप्लाइड। तो किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? आप सेकंड लॉ के बारे में देखिए। सेकंड लॉ की डेफिनेशन देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो अगर हमें मोमेंटम चेंज करना है, दैट मीन्स हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना है। और यहां पर देखिए डेफिनेशन का क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम चेंज होगा। तो क्यों मोमेंटम चेंज होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पर एक गौर से आप देख रहे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना आप फोर्स लगाओगे उसी हिसाब से उतनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर किसी बॉडी का मोमेंटम पहले P1 है, उसके बाद आपने फोर्स अप्लाई किया, ये चेंज हो गया P2 पर पहुंच गया। P1 से चेंज हो गया P2 पर। ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। चलो मान लें हम ये कि इंक्रीज हो गया, ये P1 से P2 तक ये इंक्रीज होता गया। लेकिन आप ये इंक्रीज आपने किस तरह से किया? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तभी ये P1 से P2 तक पहुंच गया। लेकिन चेंज कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना? चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हुआ? P2 माइनस P1। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पहले जितना था वो फाइनली जो मोमेंटम पहुंचा उसको माइनस करके इनिशियल मोमेंटम, तो ये चेंज हो गया, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम खाली चेंज इन मोमेंटम नहीं है फोर्स पर डिपेंड, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट डिवाइड बाय टाइम जब इसको करेंगे तो बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स कि कितनी तेजी से, रेट का मतलब हुआ कि कितनी तेजी से मोमेंटम चेंज हुआ। एक हुआ कितना चेंज हुआ, कितना चेंज होने के साथ साथ कितनी तेजी से चेंज हुआ, कितनी जल्दी कितनी तेजी से चेंज हुआ, एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उसको कहते हैं रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is directly proportional to, that is P2 minus P1 divided by T. It is not only P2 minus P1, it is P2 minus P1 divided by T. It is proportional to force applied. So change in momentum is directly proportional to force applied. किसी ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स अप्लाई करोगे उसमें मोमेंटम की चेंज का जो दर है, चेंज का जो रेट है वो कितना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो इसी को कहते हैं, इस यही है सेकंड लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. आप यहाँ पर गौर से देखिए, इट इज नॉट only change in momentum but change in momentum with respect to time. change in momentum per unit second कितना हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पे है. तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. मान लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ. देखिए, अगर हमें कंसिडर अ बॉडी of mass m moving with velocity, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u. तो देन इनिशियल मोमेंटम हम इसको लिखेंगे पी आई. मान लीजिए पी आई इज इक्वल टू कितना, मास इंटू इसकी वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u. ये इनिशियली इसका मोमेंटम रहा है. नाउ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, on applying force F. Velocity of the body changes from V to U to V, from U v यूज थी पहले, अब पहुंच गई टू v. तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v. ड्यूरिंग टाइम t सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी u से v पहुंच गई. अब फाइनल मोमेंटम जरा देखते हैं. नाउ फाइनल मोमेंटम, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम p f मान लेते हैं. किसके बराबर हुआ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v. तो इसका फाइनल मोमेंटम हुआ. नाउ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, लेट अस चेंज इन मोमेंटम. से चेंज इन मोमेंटम कितना, इसको हम लिखेंगे डेल्टा p. डेल्टा मीन्स चेंज इन मोमेंटम. किसके बराबर, इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम हो गया पी एफ माइनस पी आई. कितना हुआ ये, इट इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. सो इट इज इक्वल टू एम कॉमन निकालिए, वी माइनस यू. तो देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एम टाइम्स वी माइनस यू. अब जरा देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ. रेट आपको निकालना होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से. मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया, इसके लिए टाइम कितना लगा, टी. तो ये टी टाइम में इतना मोमेंटम चेंज हुआ. तो अगर आपको रेट निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट सेकंड कितना पर सेकंड मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा. तो वी विल से रेट ऑफ, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. दैट इज चेंज इन मोमेंटम अभी हमने निकाला, m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t. तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है.
इसको अगर आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हुआ? देखिए 1 मिनट, ये m आप यहाँ रखिए बाहरी, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, dp बाई dt, हम इसे ऐसे लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस तरह लिखा जाता है, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टाइम। कितना हमें मिला अभी? मास इंटू v माइनस यू बाई टी हो गया एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आते हैं सेकंड लॉ की डेफिनेशन पर। सेकंड लॉ में हमें ये कहा गया कि rate of change of momentum is directly proportional to force, या force applied is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of p मतलब p means momentum divide, हाँ, तो ये कितना हुआ? force is equal to, अभी आपने निकाला rate of change of momentum किसके बराबर था? m into a, तो force is directly proportional to mass into acceleration। तो F इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं हम फिर दोबारा, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा सेकंड लॉ का दूसरा डेफिनेशन भी बन सकता है। यहां पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम यहां पर डिफाइन, सो न्यूटन्स सेकंड लॉ can also be defined as तो यहां पर देख लीजिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करोगे वो एक्सेलरेट होगा, तो इस हिसाब से बाय डेफिनेशन बनता है एक और डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी is directly proportional to force applied on it। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे हम ये देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ। स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इफ देयर इज नो फोर्स। इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, द बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ? v माइनस यू बाई टी। अभी वापस दिया हमने वो वैल्यू, तो फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स मास इनटू v माइनस यू बाई टी। तो हम ये भी कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू, फॉर ऐसा यूनिट सिस्टम k इज इक्वल टू 1, m इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस यू बाई टी। अगर हम मानेंगे कि फोर्स जीरो है, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, देन क्या होगा? तो जीरो इज, इसके बदले लेंगे जीरो इज इक्वल टू एम वी, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो इस केस में आइदर m जीरो होगा और v माइनस यू बाई टी जीरो होगा। दोनों में से एक अगर जीरो होगा तो तब ये जीरो बन जाएगा, या दोनों अगर जीरो हो। मास तो जीरो नहीं हो सकता है, सो m कैन नॉट बी जीरो। तो वहां पर क्या जीरो हो सकता है? v माइनस यू बाई टी, ये जीरो हो सकता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें पता चलेगा कि v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये
तो v माइनस यू इज इक्वल टू 0। v माइनस यू इज इक्वल टू 0 मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू u, इस साइड में ले जाओ। सो जब हमारे पास फोर्स 0 था, व्हेन देयर इज नो फोर्स, f इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू u, जितना फाइनल वेलोसिटी उतना ही इनिशियल वेलोसिटी, मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले थी वही बाद में भी रही अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। वही तो सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी वही तो फर्स्ट लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ इज स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और